हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जनरल साइंस की यानी सामान्य विज्ञान की। और आज का हमारा ज़बरदस्त टॉपिक है कोशिका विभाजन। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज का क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और बिना स्किप करके देखिए, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो शायद हो सकता है आपके समझ में ना आए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ें उससे पहले ये चीज़ है कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ाई कर ली है उनका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कोशिका की खोज के बारे में अगर बात करें तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा स्वयं के द्वारा बनाई गई जो सूक्ष्मदर्शी है उसी में से अध्ययन किया गया था, खोजा गया। इनके द्वारा जो खोज की गई थी वो कैसे थी? मृत कोशिका थी। और 9 साल बाद अगर 1674 में बात करें तो लिवियन हॉक आए। तो लिवियन हॉक नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका का अध्ययन किया। और वो जो था उन्हीं के द्वारा जो बनाए गए सूक्ष्मदर्शी था, किनके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से ही इन्होंने क्या किया था? फिर से जीवित कोशिका का खोज किया। उसके पश्चात अगर हम लोग बात करें 1839 में तो स्लाइडेन और स्वान है जिन्होंने क्या किया? कोशिका का सिद्धांत दिया। इनके द्वारा दिए गए कोशिका का सिद्धांत कुछ ऐसा था कि सभी जीवधारी जो होते हैं वो कोशिकाओं से ही मिलकर के बने हुए रहते हैं, और सजीवों की जो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसको कोशिका कहेंगे। ये सारी चीज़ें स्लाइडेन और स्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत में कही थी। उसके बाद अगर बात करें 1831 में तो रॉबर्ट ब्राउन है, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक नामक कोशिकांग की खोज की। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि जो कोशिका होता है तो कोशिका के सेंट्रल में केंद्रक पाई जाती है, और वो जो केंद्रक होता है वो संपूर्ण कोशिका की कार्य विधि पर, यानी कि जो क्रिया विधि चलती है कोशिका के अंदर, उन सारी कोशिका के अंदर चलने वाली जो कार्य है उसका नियंत्रण कौन रखता है? उसका नियंत्रण करता है केंद्रक। तो इसको केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी इसीलिए कहा जाता है। 1855 में अगर बात करें तो विरचाओ नामक साइंटिस्ट है, और विरचाओ नामक साइंटिस्ट ने ये चीज़ का अध्ययन किया कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है। और कोशिका विभाजन का अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था विरचाओ। कब किया था? तो 1855 में। और इन्होंने ये चीज़ बताया कि सभी कोशिकाएं जो होती है वो पहले से उपस्थित जो कोशिका होती है उसी से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हम लोग इसकी परिभाषा कुछ ऐसे दे सकते हैं कि जिस जैव प्रक्रिया द्वारा एक जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक संतति कोशिका का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। जो है कोशिका 2 से या 2 से अधिक कोशिका में ऐसे विभाजित होती है तो ये जो कोशिका है इस कोशिका को कहते हैं जनक कोशिका। ठीक है, इस कोशिका को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं जनक कोशिका। और ये जो कोशिका है जिनसे ये बना है यही कोशिका फिर से 2 कोशिका में बटी है, तो ये जो दोनों कोशिकाएं होती है इसको संतति कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको संतति कोशिका कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है संतति कोशिका। इसको कहेंगे जनक कोशिका या जनक सेल, और इसको कहेंगे संतति कोशिका। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको पेरेंट सेल कहा जाता है और इसको डॉटर सेल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोशिका विभाजन के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कोशिका विभाजन के द्वारा ही हमारे शरीर का जो अगर हम लोग देखें तो वृद्धि होती है, और शरीर का जो विकास होता है वो भी किसके द्वारा होती है? वो भी कोशिका विभाजन के द्वारा ही संभव होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा ही हमारे शरीर का विकास और वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग और बात करें तो यदि आपके बॉडी में कहीं खरोच आ जाती है या कहीं कट जाता है तो वो जो घाव बन जाती है, तो वो घाव भरता कैसे है? वो घाव जो भरती है वो भी कोशिका विभाजन के द्वारा ही भरती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, और किन किन में कौन कौन से कोशिका विभाजन होते हैं, और इसके कितने चरण हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो ये 3 प्रकार के कोशिका विभाजन होती है। अगर हम लोग पहले अगर बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, असूत्री विभाजन। ठीक है, तो असूत्री विभाजन में क्या होता है? यह विभाजन जो होता है वो अविकसित कोशिकाओं में होता है। अविकसित कोशिका यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती या केंद्रक ही अनुपस्थित होता है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। तो सबसे पहले कोशिका में केंद्रक का विभाजन होता है, और केंद्रक यदि अविकसित है फिर भी उसी का पहले विभाजन होगा। उसके पश्चात जो है आपके किसका?
कोशिका का विभाजन होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि असूत्रीय विभाजन किन किन में पाए जाते हैं, तो असूत्रीय विभाजन जो है अमीबा में, प्रोटोजोआ में, नील हरित शैवाल और ईस्ट आदि में क्या पाई जाती है, असूत्रीय विभाजन पाई जाती है। इसकी यदि हम लोग विशेषता देखें तो विशेषता जो देखते हैं तो इसमें अपने को समझ में आता है कि इस विभाजन से बने जो संतति कोशिका होते हैं वो अपने जनक कोशिका से विपरीत होते हैं। मतलब वो अपने जनक कोशिका के समान नहीं दिखाई देते, अलग ही दिखाई देते हैं। उनके गुण जो है अपने जनक कोशिका से नहीं मिलते हैं। देख लीजिए, इस विभाजन से बने संतति कोशिका के गुण जो है उसके जनक कोशिका से नहीं मिलते हैं। यानी कि यदि ये हमारा है जनक कोशिका और इससे यदि कोई दो अन्य कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, यानी इसी कोशिका से ये कोशिका मिले हैं, तो इनका जो लक्षण है इनसे मिलना चाहिए, मगर असूत्रीय विभाजन में ऐसा नहीं होता है। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन सी कोशिका विभाजन में बने संतति कोशिका या डॉटर कोशिका इसी को कहा जाता है, पुत्री कोशिका इसी को कहा जाता है। तो डॉटर कोशिका या पुत्री कोशिका के लक्षण या गुण जो है अपनी संतति कोशिका से नहीं मिलते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा असूत्रीय विभाजन में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समसूत्रीय विभाजन को पूरे डिटेल से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं और अच्छे से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समसूत्रीय विभाजन। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक और बिना स्किप कर देखें, क्योंकि ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया तो आगे हो सकता है समझना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समसूत्रीय विभाजन का अध्ययन जो है सर्वप्रथम 1889 में फ्लेमिंग नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था। किन्होंने किया था? सन 1889 में। 1879 में फ्लेमिंग नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था और इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, समसूत्रीय विभाजन यदि ये किसी में होती है तो समसूत्रीय विभाजन होगा तो सर्वप्रथम जो है केंद्रक का ही विभाजन होगा, उसके पश्चात जो है कोशिका का विभाजन अपने संतति कोशिका के रूप में होगा। अब देखिए, कोशिका में केंद्रक को इस विभाजन के लिए 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से? एक विरामावस्था। ये सारी चीज़ें जो है किसकी मैं बात कर रहा हूँ? केंद्रक की। कोशिका में केंद्रक का विभाजन होगा पहले और उस केंद्रक को इन 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। कोशिका को नहीं बोल रहा हूँ मैं, केंद्रक की बात हो रही है, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें विरामावस्था, उसके बाद आता है प्रोफेज अवस्था, उसके बाद मध्यावस्था, फिर पश्चावस्था और अंत्यावस्था। विरामावस्था को कहते हैं इंटरफेस। अगर एग्जाम में अगर आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो उसमें हिंदी में नहीं आता है, इंग्लिश में ही दिया रहता है। इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और साथ में टीलोफेज। तो इसको आपको इसी सीक्वेंस में ही याद रखना है। क्यों? क्योंकि कोशिका में जो है केंद्रक को इसी स्टेज से और इसी क्रम से गुजरना पड़ता है, इसी क्रम से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि हमारी यदि मैं अगर बात करूं लाइफ सर्कल की, तो सबसे पहले क्या आता है? शैशवावस्था आता है, शैशवावस्था आता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है बाल्यावस्था। फिर क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा किशोरावस्था। उसके बाद किशोरावस्था के बाद क्या आता है? युवावस्था आता है ना, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आता है, याद रखना, वृद्धावस्था आता है। तो ये हमारी लाइफ सर्कल हो गई। सबसे पहले शैशवावस्था से डायरेक्ट हम लोग किशोरावस्था में तो नहीं आ सकते ना, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आना पड़ेगा। बाल्यावस्था से ही जैसे जैसे हम लोग डेवलप होंगे, हमारा विकास होगा, हमारी वृद्धि होगी, हम लोग किशोरावस्था में पहुँचेंगे। किशोरावस्था के बाद युवावस्था में, और एक न एक दिन हम लोगों को सबको वृद्धावस्था में फिर पहुंचना ही है। तो हमारा लाइफ सर्कल ऐसा तो नहीं हो सकता शैशवावस्था से हम डायरेक्ट युवावस्था में आ जाए, नहीं होता है ना, इसी सर्कल में चलता है। ठीक उसी प्रकार से कोशिका में केंद्रक का जो विभाजन होगा उसे 5 अवस्था से होकर के गुजरना पड़ेगा। वो होगा सबसे पहले इंटरफेस से ही गुजरना पड़ेगा। इंटरफेस से वो डायरेक्ट मेटाफेज में नहीं आ सकता है। इंटरफेस से वो आएगा प्रोफेज में, प्रोफेज से आएगा फिर मेटाफेज में, मेटाफेज से एनाफेज और एनाफेज से फिर टेलोफेज में ही आएगा। तो इसको आपको याद रखना है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, इन कैसे याद रखना है? अगर यह सीक्वेंस याद ना हो तो इन पीएम, देखें इन पीएम एटी, तो आप कर सकते हैं इन पीएम एटीएम, इन पीएम एटीएम। एम जो है लास्ट का, उसको आप थोड़ा से क्या करेंगे, वो स्किप कर लेंगे, वो याद रखने के लिए है इन पीएम एटीएम। ऐसा करके आप याद रख सके। इन से आ जाएगा इंटरफेस, पी एम जो आ रहा है तो पी से आ गया प्रोफेस, एम जो आया पीएम के बाद एम, तो एम जो है वो हमारा होगा मेटाफेस, और उसके बाद मैंने क्या कहा एटीएम, तो ए से आएगा एनाफेस और टी से फिर आ गया टीलोफेस, और एम जो है वो हमने ऐसा ही यूज़ किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस अवस्था में, विरामावस्था, प्रोफेसावस्था, मध्यावस्था में आखिर होता क्या क्या है
कोशिका के केंद्रक के साथ। डिटेल से पढ़ना है तो पूरा वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग विश्रामावस्था। विश्रामावस्था, इस अवस्था में क्या होती है, कोशिका में उसके संगठकों में क्या होती है, वृद्धि होती है और कोशिका विभाजन हेतु ये क्या होते हैं, तैयार होते हैं, अपने आप को उस लायक बनाते हैं कि कोशिका विभाजन हो सके। जैसे कि हमारी ही अपनी अवस्था में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो हम लोग अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि हमारा युवावस्था और हमारा जो वृद्धावस्था है वो आसानी से ईजिली चल। तो जो हमारा केंद्रक है वो भी इसी तरीके से अपने आप को तैयार करता है ताकि वो विभाजन के लायक बन सके, है ना। तो इसमें 3 चरण होते हैं, G1, S और G2। कुछ नहीं है इसमें का। G1 जैसे ही फेस आता है तो इसमें क्या होते हैं, जितने भी क्रोमेटिन धागे हैं वो मोटे होने स्टार्ट होते हैं और उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। S1 में देखें तो वही है कोशिका में द्रव्यों का, और G2 में अगर देखें कोशिका में जो है जीव द्रव्य है, इनके जो संगठक है, इनमें जो मात्रा है उनकी वृद्धि होती है। तो कुछ नहीं है इसमें, इस विश्रामावस्था में यही होता है कि कोशिका में जो संगठक होंगे उनमें वृद्धि होगी और उनका विकास होगा। किसके लिए, कोशिका विभाजन के लिए। अगर हम लोग अब बात करते हैं प्रोफेज, तो प्रोफेज में अवस्था में यदि हम लोग जाते हैं तो केंद्रक में जो पतले पतले जो धागे दिखाई देते हैं, ये जो हमारा केंद्रक है तो केंद्रक में जो पतले पतले धागे दिखाई देते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो था ये हमारा जो था ये विश्रामावस्था के लिए था, इंटरफेस के लिए था। इसमें अगर आप ध्यान देंगे आप, इसमें होता क्या है, सबसे पहले केंद्रक में जो है पतले पतले धागे दिखाई देते हैं। ये जो पतले पतले धागे दिखाई दे रहे थे क्रोमेटिन धागे, ये सर्पिलेकार यानी कि वो क्या होते हैं, कुंडलित रूप लेते हैं। कुंडलित रूप जैसे दिखाई दे रहा है उस तरह से ये क्या हो जाते हैं, कुंडलित रूप हो जाते हैं, कुंडलित रूप लेते हैं, सर्पिलाकरण करते हैं और जिसके कारण से ये क्या हो जाते हैं, मोटे होते जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये कुछ ऐसे संरचना बनाती हैं और ये मोटे होते जाते हैं और मोटे होने के कारण ये कैसे हो जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो मोटे होते जाते हैं, मोटे होने के कारण ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं और छोटे हो जाते हैं। और इन्हीं में क्या होते हैं, और ये जो है दो जो है ऐसे करके यानी कि 2 क्रोमेटिन धागे जो है सेंट्रोमियर द्वारा क्या हो जाते हैं, ये आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं। जैसे देख रहे हैं सेंट्रोमियर द्वारा क्या हुए हैं, दोनों आपस में जुड़े हैं, कौन, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं। अब उसके पश्चात अगर हम लोग देखें तो सेंट्रोसोम का विभाजन होता है। इसमें जो है सेंट्रोसोम का विभाजन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। ये जो दिख रहा है सेंट्रोसोम 2 बन गए। तो ये जो सेंट्रोसोम होते हैं तो इसके अंदर में जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ध्यान देंगे सेंट्रोसोम जो है ना, कोशिका में कुछ ऐसा स्टार टाइप की संरचना कल जो बता रहा था मैं, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये होता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के अंदर में ये जो 2 कड़िका पाई जाती है ऐसा, इसको सेंट्रियोल्स कहते हैं, याद है। तो इस सेंट्रियोल्स जो होते हैं इनका पहले विभाजन होता है अंदर में। सेंट्रोसोम के अंदर में जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनका पहले विभाजन होता है और ये विभाजित होकर के क्या करते हैं, ये हमारा सेंट्रोसोम है मान के चलो ऐसा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रोसोम है। तो इसमें सेंट्रियोल्स का क्या होता है, पहले विभाजन होता है और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक चुंबक खोल लो, चुंबक को तोड़ दो और दोनों को आपस में फिर से लेकर के आओगे, उसी टाइप से तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसी टाइप से क्या होता है, ये जो होते हैं सेंट्रियोल्स, ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करते हैं। तो उस कारण से क्या होता है, ये जो सेंट्रोसोम है ये बीच से फट जाता है, ठीक है। ये बीच से क्या हो जाता है, इस टाइप से फट जाता है, टूट जाता है और 2 क्या बना लेते हैं, 2 सेंट्रोसोम बना लेते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं 2 सेंट्रोसोम बन चुके हैं। अब 2 सेंट्रोसोम जैसे ही बन जाता है, देखो सेंट्रोसोम का विभाजन होता है एवं एक दूसरे के ये क्या होते हैं, विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करते हैं। ये दोनों में क्या होगा, एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण होगा और दोनों एक दूसरे को विपरीत जाने का प्रयास करते हैं। अब इसके पश्चात क्या होगा, ये जो हमारा जो है कोशिका द्रव्य है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। इसके अंदर में जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य क्या करता है, इसमें पतले महीन जो है धागे की समान संरचना बनाती है। धागे के समान पतली पतली क्या करती है, रेखाएं बनाती है, जो कि क्या करती हैं, बाद में ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक का दीवार दिख रहा है, इस पर ये बल डालते हैं और उस पर बल डालने के कारण क्या हो जाता है, ये जो केंद्रक है ये टूट जाता है, इसका विभाजन हो जाता है, ये कुछ ऐसा फट जाते हैं, याद रखेंगे। तो ये क्या होते हैं, ऐसे फट जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, केंद्रक का विभाजन हो गया, केंद्रक का क्या हुआ, सॉरी केंद्रक की जो केंद्रक झिल्ली है वो क्या हो गया, वो टूट जाता है, ठीक है। तो वो उस पर दबाव डालती है जिसके कारण से वो क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और इसी समय अगर आप देखोगे कि जैसे ही नष्ट होते हैं तो इसमें से आपका जो है केंद्रिका है ना, जो केंद्रक के अंदर होता है वो विलुप्त हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। एक बार फिर से देखें,
प्रोफेज में सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले ये जो सेंट्रोसोम है इसके अंदर में जो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनका विभाजन होता है। वो विभाजित होकर के क्या करते हैं, वो जैसे भी विभाजित होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने के कारण क्या होगा, सेंट्रोसोम के दीवार जो है, सेंट्रोसोम जो है इस पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर जैसे ही पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, ये टूट जाता है और सेंट्रोसोम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे इस टाइप से। तो 2 पार्ट में जैसे ही डिवाइड होते हैं उसके बाद ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा करके क्या होते हैं, स्थित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं एक दूसरे के। ये देख रहे हो ऐसा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, इस टाइप से स्थित हो जाते हैं। और जैसे ही स्थिर होते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, इनमें जो है ये कोशिका जो द्रव्य है, कोशिका द्रव्य क्या करती है, पतली पतली महीन रेखाओं की जो है संरचना तैयार करती है। तो संरचना जो है महीन तैयार करती है जिसको स्पाइंडल या फिर तंतु हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण हो जाती है। अब ये जो निर्माण होगा स्पाइंडल का, स्पाइंडल क्या करती है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित तो कर ही रही है, तो इसके साथ साथ ये क्या करती है, ये जो हमारे पास जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, केंद्रक का झिल्ली यानी केंद्रक झिल्ली, इस केंद्रक झिल्ली पे क्या करती है, दबाव डालती है और केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है, इसके बाद वो फट जाती है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली फट जाती है तो ये कुछ ऐसा फट जाती है और इसमें जो है जो हमारा केंद्रिका था वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये जो होता है प्रोफेज। ठीक है, विश्रामावस्था में क्या होगा, इंटरफेस में सिर्फ ये होगा, ये अपने आप को डेवलप करेंगे। और उसके बाद प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में सेंट्रियोल से स्टार्ट करना, सेंट्रियोल जो है फटेंगे, फिर एक दूसरे से ये क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। उसके बाद फिर सेंट्रोसोम फटेगा, सेंट्रोसोम फटने के पश्चात क्या होगा, इसमें का जो केंद्रक द्रव्य है वो आएंगे और वो आने के बाद क्या करेंगे, तंतु का निर्माण करेंगे, स्पाइंडल का निर्माण करेंगे। और वह स्पाइंडल जो है दबाव डालेगा किसके ऊपर, केंद्रिका के ऊपर। और केंद्रिका जब उसके कारण से क्या हो जाता है, फट जाता है। तो इसमें से क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम जो है वो अब स्थित होगा। अब इसके पश्चात जैसे ही फटता है तो यह तैयार हो जाता है अगला मेटाफेज में जाने के लिए। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग मेटाफेज। तो दोस्तों अब इस तरह से मेटाफेज स्टेज में हम लोग पहुंच जाते हैं। मेटाफेज स्टेज मतलब ये वाला, इसमें हुआ क्या क्या है उस चीज़ को देखें। इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र जो है तंतु के मध्य में स्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र जो आप देख पा रहे हैं ये कैसे तंतु के मध्य में स्थित हो गए हैं, बीच में आकर के स्थित हो जाते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। उसका क्या होता है, गुणसूत्र के दोनों भाग, गुणसूत्र के 2 भाग होते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये गुणसूत्र जो होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, गुणसूत्र कुछ ऐसे होगा। तो गुणसूत्र कुछ इस टाइप से होते हैं, मतलब इसके 2 भाग होते हैं। गुणसूत्र के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, परंतु ये इस प्रकार से सटे हुए रहते हैं कि हमें ये कैसे दिखाई देते हैं, एक ही दिखाई देते हैं, एक ही टाइप के, एक ही प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो गुणसूत्र में उपस्थित जो काइनेटोकोर होता है, तो गुणसूत्र में स्थित जो काइनेटोकोर होता है वो क्या होता है, स्पाइंडल से जुड़ जाते हैं। ये जो स्पाइंडल जो दिख रहे हैं आपको, ये जो स्पाइंडल बोल रहे हैं जिसको तंतु कहते हैं, तो तंतु से क्या हो जाते हैं, काइनेटोकोर जो है वो जुड़ जाते हैं। काइनेटोकोर मतलब यहाँ पे स्थित होता है काइनेटोकोर, और ये क्या होते हैं, तंतु से जुड़ जाते हैं। अगर मैं उसके हिसाब से बताऊँ आपको तो ये जो है कुछ ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे काइनेटोकोर होता है और ये जो होता है ये तंतु से ऐसे जुड़ जाते हैं। ये जुड़ गए हैं तो ये हो जाता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में हुआ क्या है, सिंपल से बात है, जितने भी हमारे कोई गुणसूत्र हैं वो सेंटर में आकर के रुक गए, बीच में मध्य में आकर स्थित हो जाते हैं। और मध्य में स्थित होने के बाद क्या होता है, ये मध्य में स्थित होने के पश्चात क्या हो जाता है, काइनेटोकोर से जाकर के ये जुड़ जाता है। बस इतना है। उसके बाद यदि हम लोग पश्चावस्था यानी कि एनाफेज को देखें तो एनाफेज इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र के दोनों जो क्रोमेटिन हैं एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें जो है जुड़ जाते हैं ये आकर के। ठीक है, अगर इस स्टेज में मैं देखूं तो ये जो है इस टाइप से कुछ ऐसे जुड़ रहेंगे, इससे ऐसे इस टाइप से जुड़े रहेंगे। अब ये इस टाइप से जुड़े रहेंगे। अब ये क्या होता है, इनमें तो खिंचाव हो रहा है। ठीक है, किसमें, सेंट्रोसोम में खिंचाव हो रहा है। सेंट्रोसोम में जैसे ही खिंचाव होगा तो क्या होगा, इसमें जो उपस्थित जो गुणसूत्र हैं हमारे कुछ ऐसा, तो ये गुणसूत्र इधर खिंचा के ये अलग हो जाएंगे और ये गुणसूत्र जो है ऐसे हो जाएगा, इस तरह आने लगेगा। तो दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं, जिससे खिंचाव के कारण क्या होता है, क्रोमेटिन धागे की आकृति जो है, अब ये जैसे ही खिंचाव होता है, इनमें जब खिंचाव होते जाता है तो इसकी आकृति जो है वो भी आकार की यानी कि ऐसी हो जाती है। तो इनमें जो खिंचाव होगा तो उसकी आकृति देख रहे हो आप, कैसे ऐसे भी टाइप का बनते जा रहा है, तो इस टाइप की उसकी आकृति हो जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कोशिका विभाजन की आखिरी स्टेज, आखिरी अवस्था, टीलोफेज। टीलोफेज को अंत्यावस्था यानी कि अंत्यावस्था, अंतिम अवस्था ही कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में अब जो है गुणसूत्र जो है पुनः
जो होता है स्पाइंडल से अलग हो जाते हैं। यानी कि गुणसूत्र क्या होगा, इस टाइप से आप देख रहे हैं गुणसूत्र जो है ये स्पाइंडल से मतलब यहाँ से जो निकला हुआ सेंट्रोसोम से जो बना जो स्पाइंडल था, जो तंतु था, उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, और क्या हो जाते हैं, अलग होकर के अलग होते हैं और अलग होकर के ये इस टाइप से स्थित हो जाते हैं। अब इसके चारों तरफ जो है इसके पश्चात क्या हो जाता है, इस टाइप से क्या होता है, इस टाइप से केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और केंद्रक जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। और ये जो हमारा केंद्रक है ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये जैसे कि हमारा है कोशिका, तो ये जो केंद्रक होगा ये ऐसे करके कितने 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से केंद्रक का विभाजन हो गया। अब केंद्रक विभाजन के बाद क्या होता है, ये जो हमारा कोशिका था ये कोशिका अपने 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जिसको कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन अब होता है, ध्यान देंगे। टेलोफेज अंत्यावस्था में क्या हुआ, अंत्यावस्था में अब जो यही था, जो गुणसूत्र था, वो गुणसूत्र जो है स्पाइंडल से क्या हो गया, अलग हो गया। जो स्पाइंडल से जैसे ही अलग होता है अब इस टाइप से होता है, तो इसके चारों तरफ फिर क्या हो जाते हैं, ये स्पाइंडल जो होता है जो इधर स्थित हो जाते हैं ऐसा, और इसके चारों तरफ जो होती है क्या हो जाती है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। और केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने के बाद 2 क्या हो जाते हैं, अलग अलग केंद्रक बन जाते हैं। 2 अलग केंद्रक होता है, उसके पश्चात इस तरह से 2 संतति कोशियों का निर्माण हो जाता है। तो 2 संतति कोशियों का निर्माण होता है और इस कोशिका को क्या कहते हैं, इस प्रकार से जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। तो अब याद रखने वाली बात यह है कि जो जनक कोशिका थी हमारी, ये समसूत्री विभाजन है। तो जो जनक कोशिका है उसमें जितनी गुणसूत्र की संख्या होती है उतने ही जो नए बने संतति कोशिका होती है उनमें भी उनकी गुणसूत्र की संख्या उतनी ही होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ जितनी कोशिका की, यहाँ पे जितनी गुणसूत्रों की संख्या होगी उतने ही वहाँ पे भी होती है। ठीक है, अगर 46 इसमें 23 जोड़े अगर इसमें है और 23 जोड़े यहाँ पे है, तो बने हुए में भी 23 जोड़े ही गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी हो जाती है संतति कोशिका का समापन। तो दोस्तों आगे एक और कोशिका विभाजन बचे हुए हैं जो हम लोग कल देखेंगे। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए कम से कम 2 लोगों तक, और साथ में कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें कि वीडियो आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, और मुझे और क्या क्या सुधार करने की वीडियो में ज़रूरत है, बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।